बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 26 फरवरी। रूस और यूक्रेन के दरमियान, आप इसे जंग कहें, लड़ाई कहें, आप इसे कॉन्फ्लिक्ट कहें, इन्वेजन कहें या फिर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ये किस नहज पर पहुंचेगा, कहां जाकर इख्तिताम पजीर होगा, इसके हवाले से कोई प्रेडिक्शन, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात तय हो गई कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया में बहुत सारे आलमी रहनुमाओं के चेहरों पर से, बहुत सारे ममालिक के चेहरों से नकाब उल्टी है। कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमज़ोर, कौन बुज़दिल है, कौन बहादुर, किसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, कौन एक काबिल एतमाद इंटरनेशनल पार्टनर बन सकता है, कौन नहीं, ये तमाम चीज़ें खोल कर रख दी हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते इस दुनिया में एक नक्शा वाज़े हो जाएगा कि इस वक्त अमेरिका के साथ कौन से ममालिक खड़े हैं, कौन से अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इंडिया के हवाले से फ़ोकस्ड बात करूँगा मैं इस वीडियो में, जिसके अमेरिका के साथ अब एक दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट तो है यूक्रेन और रूस के दरमियान, लेकिन इंडिया वो मुल्क जिसके ऊपर अमेरिका ने, बल्कि इंडिया वो घोड़ा जिसके ऊपर अमेरिका ने शर्त लगाई हुई थी तमाम की तमाम बैट के साउथ एशियन सार्क रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ सबसे कारगर मोहरा साबित होगा इंडिया। इंडिया का रोल क्या है गुज़श्ता चंद दिनों से, और जुमे के दिन जब एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पेश की गई, इंडिया ने क्या किया और अमेरिका क्या कर सकता है। दो मुल्क बेनकाब हुए हैं बड़े बुरे तरीके से। एक तो अमेरिका है जिसने अपना तसलसल बरकरार रखा है, मुख्तलिफ ममालिक को कॉन्फ्लिक्ट्स में, जंगों में धकेल कर तनहा छोड़ देने का। आपको हमें मालूम है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग, जो 71 की जंग में एक बेड़ा आना था, बहरी बेड़ा, 7th फ्लीट से जो है वो हमें सपोर्ट मिलनी थी ईस्ट पाकिस्तान को बचाने की, बहुत सारे लोग मुंतज़र हैं कि वो बेड़ा कब पहुंचेगा। इसी तरीके से अभी हमने पिछले साल देखा कि अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह, हमदुल्ला मुहिब, कितना कॉन्फिडेंस था उनके लहजे में। वो वाइट हाउस जाकर जो बाइडन से मिले और उनको उनके वहमो गुमान में नहीं था, लेकिन 15 अगस्त को जब तालिबान ने टेक ओवर किया, अमेरिका वहाँ से भागा। अमेरिका ने तसलसल कायम रखा मुख्तलिफ ममालिक को छोड़ देने का, और अब यूक्रेन में आकर साबित कर दिया अमरीकी सदर ने कि वो एक कमज़ोर लीडर हैं, और अमरीका की गिरफ्त अब दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उस पर उतनी मजबूत नहीं रही जितनी आज से चंद साल पहले तक थी। और दूसरी तरफ चीन और रूस का नेक्सस, इनकी अलायंस, इनका इत्तेहाद, इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इस स्टोरी में 4 से 5 पहलू हैं जिनके ऊपर मैं वन बाय वन बात कर लूँगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। जब ये यूक्रेन और रशिया वाला मामला स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा हम पाबंदियां लगा देंगे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव किया और उन्हें कहा कि आप मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करें, हम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में एक करारदाद ला रहे हैं, और उस करारदाद में रूस, जाहिर है कि उनको मालूम था कि वीटो करेगा और इस करारदाद को पास नहीं होने देगा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से। और बिलाखिर ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल बॉडी है 193 मेंबर्स की, वहाँ पर यह करारदाद इवेंचुअली जाएगी। लेकिन मकसद ये था कि जब 15 ममालिक जो कि सलामती कौंसिल के नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स हैं, वो जब इस पर वोटिंग करें, तो अमेरिका का आइडिया ये था कि सिर्फ चीन वो मुल्क हो जो कि एब्सटेन करे, यानी कि अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल ना करे, रूस इसको वीटो कर दे, बाकी 13 ममालिक हमारे हक में, हमारी करारदाद के हक में वोट दें। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए। तकरीबन 81 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने इस करारदाद के हवाले से कहा यह जा रहा है, और ये अभी जाहिर है कि चीज़ें प्रॉपरली सामने नहीं हैं। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो दावे कर रहे हैं कि कुल 81 ममालिक हैं जिन्होंने एक टेसिट अप्रूवल दिया कि जब इवेंचुअली ये 193 मेंबर बॉडी में आएगी तो हम इसके हवाले से पॉजिटिव हो जाएंगे, वोट देंगे। लेकिन इसका जो मकसद था वो ये था कि रूस को आइसोलेट करके, तनहा करके दिखाया जाए कि वो अकेला खड़ा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। अब हुआ ये कि उन्होंने तमाम मेंबर्स से, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए, और जो सलामती कौंसिल में जिनके पास इस वक्त वोटिंग राइट मौजूद है उनसे बात की। उसमें इंडिया भी शामिल है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने राब्ता किया, सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके साथ बात हुई, बात तय नहीं पाई। जुमेरात के दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो बाइडन, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त एक अनरिजॉल्व्ड कंसल्टेशन में मौजूद हैं इंडिया के साथ, और उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा। फिर होता ही है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास डिले होता है
2 घंटे 3 घंटे डिले होता है और उस दौरान अमेरिका अपनी ड्राफ्ट की हुई, अपनी तहरीर करदा रेजोल्यूशन जो करारदाद है उसके मतन को तब्दील करता है, बार बार तब्दील करता है कि किसी तरीके से एक कंसेंसस क्रिएट कर ले, इन मेंबर्स में कम से कम 13 वोट जो है वो फेवर में ले ले। उसमें उस करारदाद में पहले ये लिखा जाता है कि हम मजम्मत करते हैं, फिर मजम्मत का लफ्ज़, कंडेम का लफ्ज़ निकाल के उसको डिप्लोर कर दिया जाता है, उसमें से व्लादिमीर पुतिन का नाम निकाल दिया जाता है। चैप्टर 7 जो कि एक अक़वाम मुत्तहिदा का चैप्टर जिसमें बाइंडिंग और जो बेसिकली जो चैप्टर है वो डील करता है पाबंदियों के हवाले से, एक्शन के हवाले से, और उसको भी निकाल दिया जाता है। उसके बावजूद 3 ममालिक एब्सटेन करते हैं, उसमें चीन शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है और इंडिया शामिल है। ये 3 ममालिक एब्सटेन करते हैं और रूस उसको वीटो कर देता है। फिर भी मेजॉरिटी जो है वो सलामती कौंसिल की अमेरिका के साथ खड़ी है, लेकिन जो असल मकसद था कि रूस को बिल्कुल तनहा करके दिखाया जाए वो मुमकिन नहीं हो सका। मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका की एक शिकस्त थी और जो बाइडन की कमज़ोरी वाज़े होकर सामने आ रही है। वो एक तरफ यूक्रेन को छोड़कर बाहर खड़े हुए हैं और पाबंदियों की बात कर रहे हैं यूक्रेन को इस सारे तनाज़े में झोंकने के बाद, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये कमिटमेंट नहीं दे पाए रूस को कि नेटो का इस हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं इंडिया के किरदार पर और इंडिया के मुस्तकबिल पर। ये एक बड़ी बात होती थी कि हु इज़ द वीक लिंक इन क्वाड। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें चौकड़ा जिसको मैं कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं, जिसने मिलकर एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का रास्ता रोकना है, उसको कर्टेल करना है, उसकी बढ़ती हुई ताकत को रोकना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करने हैं, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीन के साथ इस वक्त जनाब सामने आंखों में आंखें डाल के अपने फौजी लेकर खड़ा हुआ है, वो बेसिकली निकला एक रेलू कट्टा। बुज़दिल आप कह लें कि उन्होंने ज़ाहिर है कि इवेंचुअली एक वक्त आना था कि मुकम्मल तौर पर एलानिया तौर पर अमरीकी कैंप में जाना था, लेकिन इंडिया को मेरा ख्याल है कि ये लगा है कि अमरीका उस तरीके का ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है। लड़ाइयाँ करवाता है और फिर जिस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है तो पीछे बैठ जाता है। मेरा ख्याल है कि इंडिया भी स्केप्टिकल है इस सारे मामले में कि वो इसमें पोजीशन क्या ले। बात हुई टेलीफोन के ऊपर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, उसमें व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करते हुए जो उसके बाद में प्रेस रिलीज़ जारी की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और जो पीएमओ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया का, उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा कि एंड ऑफ वायलेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ना उसमें कंडेम की बात थी। इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की गई और अमेरिका बार बार ये मुतालबा कर रहा है इंडिया से, यूक्रेन मुतालबा कर रहा है कि आप इस अमल को, इसकी मजम्मत करें। अब इंडिया का डायलेमा यह है कि 60% उसकी डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट्स जो हैं वो रूस से होते हैं, उनको टेक्निकल मिलिट्री कोऑपरेशन रूस फराहम करता है। उनका डाइंग रिलेशनशिप ज़रूर है, वो नहीं कर पाए एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मुआहदा रूस के साथ, लेकिन उसके बावजूद उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हों, सबमरीन्स हों, उनका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, ये तो वहाँ से आता है। लेकिन एक बात तय होगी कि इंडिया ने इस सारे मामले में अमेरिका को ये भी बता दिया कि अभी मैं इस पोजीशन में मौजूद नहीं हूँ कि मैं खुलकर आपके साथ खड़ा हो सकूँ, या फिर रूस जैसे मुल्क के साथ, चीन के साथ ऑलरेडी टक्कर ले चुका है इंडिया, और रूस के साथ भी जो है वो टक्कर ले लूँ। इस सारे मामले में एक तो चौकड़े का जनाजा है, काटसा पाबंदियों का मामला। अब जो बाइडन जो है उनकी कमज़ोरी है, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो मुल्क जिसने काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट बनाया कि रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जो भी करेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट ख़रीदेगा, उस पर हम पाबंदियां लगाएंगे। इन्होंने तुर्की के नेटो इत्तेहादी मुल्क होने के बावजूद उस पर पाबंदियां लगाई थी। तुर्की वो मुल्क जिसको F-35 तैयारों के प्रोग्राम से निकाल दिया गया। तुर्की वो मुल्क जो आज यूक्रेन वाले मामले पर रूस के बजाय जिससे उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। तुर्की के साथ तो ये सब कुछ किया, लेकिन जो बाइडन की कमज़ोरी वाज़े हुई कि वो इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहते, पैम्पर करना चाहते हैं, चीन के खिलाफ काटसा की सैंक्शंस नहीं लगाई। और फिर इंडिया ने उसको ये जवाब दिया यूक्रेन और रूस की कॉन्फ्लिक्ट के मामले पर। अब एक चीज़ जो जाहिर है कि अमेरिका अब इस वक्त उस पोजीशन में नज़र नहीं आता कि वो फौरी तौर के ऊपर इंडिया के ऊपर काटसा सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर दे, जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है। लेकिन जब फुर्सत मिलेगी, जब इससे बाहर निकलेंगे, अभी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा
जो है वो तेज़ी से तब्दील होती हुई है और बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल वेवर का इख्तियार, इस्तिस्ना, सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार जो बाइडन के पास है, अब ये इम्तिहान होगा जो बाइडन का कि वो अगर अब इंडिया को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करते इस मामले पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका रही सही जो अपनी ग्रिप है मुख्तलिफ ममालिक पर और ये ड्रावा है सैंक्शंस का कि हम पाबंदियां लगा देंगे, अमेरिका जो है उसका ये ड्रावा भी, उसका ये भरम भी जो है वो टूट जाएगा। क्वाड जो है ऑलरेडी उसमें जिस किस्म की दरार मेरे ख्याल में पड़ चुकी है और बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका की हल्ला शेरी के ऊपर चीन के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ सफ़ारा होते रहे हैं, होते नज़र आ रहे हैं, उनको भी एक दफ़ा वो पीछे बैठकर एक दफ़ा सोचने का मौका मिलेगा। ऑकस अलायंस में शामिल ऑस्ट्रेलिया, जिसके हवाले से चाइना ये थ्रेट कर चुका है अपने मीडिया के ज़रिए कि सबसे पहले साउथ चाइना सी में जिन सोल्जर्स को, जिन फ़ौजियों को मारा जाएगा, जिस नेवी को फड़काया जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया होगा। और आपको ये मालूम है, मैं उसके ऊपर हालांकि बात नहीं कर सका, लेकिन जो मैरीटाइम पेट्रोल का ऑस्ट्रेलिया का तैयारा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसको लेज़र के साथ लॉक किया गया, निशाना यानी कि उसके निशाने के ऊपर रख लिया गया था चीनी बहरिया की तरफ से। ये इंसिडेंट भी हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया भी बैठकर सोचेगा कि अमेरिका हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो दे रहा है, हम इसके साथ खड़े हुए तो हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा मामला आया तो क्या अमेरिका हमारे साथ अपनी अस्करी कुव्वत के ज़ोर पर भी खड़ा होगा। इसी तरीके से चाहे जापान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, जो दीगर आसियान ममालिक हैं, उनको भी इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में एक दफ़ा ये सोचने का ज़रूर मौका मिलेगा कि अमेरिका के ऊपर किस हद तक रिलाय किया जा सकता है। तो जनाब ये सूरत हाल है। इस किस्म की जो आप कह लें कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि बहुत सारे मुल्क उनके चेहरों से नकाब उठ रही है, कौन किसके साथ खड़ा है। बहरहाल एक वर्ल्ड मैप क्रिएट हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। एक चीज़ बहुत अहम है कि चीन ने स्टार्ट में, शुरू में जो है मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ इस बात का कि जो उनकी दिसंबर में एक वर्चुअल समिट हुई शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की, उसके बाद इन पर्सन उनकी मीटिंग हुई विंटर ओलंपिक्स के मौके के ऊपर, जब व्लादिमीर पुतिन गए बीजिंग और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ये तो तय किया था कि हम एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स में एक दूसरे का साथ देंगे, एक अनलिमिटेड पार्टनरशिप जो है, लिमिटलेस पार्टनरशिप, उसको उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन उसके बावजूद चीन का जो रद्द-ए-अमल है वो पहले बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं था, लेकिन अब जो उनके स्पोक्स पर्सन जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं, आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और एक चीज़ जो कि थोड़ी सी अंडर रिपोर्टेड है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस ख़त्म हो गया, वो वापस आ चुके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमने बहुत ज़्यादा तनकीद भी सुनी है बहुत सारे क्वार्टर्स की तरफ से इस दौरे के हवाले से। जो मैं दफ्तर ख़ारिजा में मेरी जिन लोगों से बात हुई है, फिर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जो गुफ्तगू की है, उसकी बुनियाद पे मैं एक सेंस ज़रूर आपके सामने रखूँगा, एक अंडर रिपोर्टेड मामला जिसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करना बनती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसका इंतज़ार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।